अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं, बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं, क्वेश्चंस लाइक वीज़ा आ गया तो क्या करना है, एप्लीकेशंस कब करनी है, क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, डेडलाइन्स क्या है और इसके साथ-साथ बहुत सारे स्टूडेंट सवाल ये भी पूछते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, एडमिशन्स तो मिल जाते हैं। इसके साथ एक चीज़ मैं जर्मनी के बारे में ये भी बता दूँ, जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की सिर्फ 10 8 सीट्स होती हैं उनकी कैंपस में, लेकिन वो वेबसाइट पे नहीं लिखते बिकॉज़ ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाती है। तो उसमें यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कैसे करना है, वरना तो टाइम ज़ाया वाली बात है, राइट? तो इस वीडियो में वो डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या-क्या बात करते हैं हम। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं जनवरी के सेमेस्टर से। जनवरी में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक समर होता है और एक विंटर होता है। समर की बात कर लेते हैं पहले, दोनों की सेम ही टाइमलाइन। अगर मैं आपको समर समझा दूँगा तो आपको विंटर ऑटोमैटिकली समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होता है सितंबर-अक्टूबर में हर साल और एंड होता है तकरीबन दिसंबर-जनवरी के मिड में। ये तकरीबन 4-5 महीनों का प्रोसेस होता है, लेकिन 100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कोई सितंबर में अपनी एप्लीकेशंस खोलेंगी, कोई अक्टूबर में, कोई इस तरह से बीच में होता है। और इस जो समर सेमेस्टर है, इसकी क्लासेस जाके फिर स्टार्ट होती हैं अप्रैल में। सेम विद विंटर सेमेस्टर, इसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होती है मार्च अप्रैल में और एंड होती हैं जून जुलाई में। जुलाई के मिड में एंड हो जाती है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप मार्च अप्रैल में ही स्टार्ट करें। और मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊँगा कि कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, आया कि 2 पे करना है, 5 में करना है, 10 में करना है, कौन-सा एरिया सेलेक्ट करना है, क्यों करना है। तो ये वीडियो के आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। और इसकी जो विंटर सेमेस्टर है, इसकी क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती हैं। तो मंथ बाय मंथ में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आप समर सेमेस्टर जा रहे हैं तो सितंबर इनटेक है और विंटर्स में अगर आप जा रहे हैं तो मार्च के हिसाब से बात करते हैं। इस महीनों में आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है कि अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 15, 16, 17 या 18 साल की एजुकेशन हो, व्हिच मीन्स आपके पास 3 साल का बैचलर्स अगर होगा कम से कम, तो फिर आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं एचईसी से और आईबीसीसी से। इसके ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगा कि कैसे आपने करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल भी होता है कभी-कभी, और लेकिन उसको आसान कैसे करना है वो वीडियो मैंने लिंक पे लगा दी है, तो आप वो देख लेना। अच्छा, मास्टर्स वालों के लिए खाली एचईसी से जो है अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है। और अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं जर्मनी, तो आपने अपनी ग्रेड 12 एफएससी ए लेवल जो है वो आपने आईबीसीसी से करवाना है और 2 सेमेस्टर्स वाले एचईसी के पास अटेस्ट करवाएँगे। मोफा से आपने नहीं करवाना। हाँ, फ्यूचर में आपके पासपोर्ट के लिए, पीआर के लिए ज़रूरत हो सकता है, लेकिन मेरी सजेशन फिर भी है कि करवा लें, अच्छी बात है, क्योंकि वो एक ही बार की अटेस्टेशन है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो है, आपने आईएलटीएस या टोफल में से डिसाइड करना है कि आपने कौन-सा देना है। मेरा मशवरा, अगर आप देखेंगे, तो मैं आई वुड हाइली सजेस्ट कि आइल्स करें। उसकी रीज़न ये है कि आइल्स एक तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज़ करती हैं और एक्सेप्ट करती हैं, और दूसरा पूरी दुनिया में आइल्स चलता है। तो कनाडा में अगर आप आना चाहते हैं, यूएस में आना चाहते हैं, बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आइल्स ही चलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आइल्स ज़रूर दें। मेरी इसके ऊपर एक वीडियो बनी है, अगेन डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने बताया कि मैंने 9 आइल्स में से 9 कैसे लिए हैं, और बहुत आसानी से विदिन 2 मंथ्स की प्रिपरेशन से मेरे कैसे आइल्स में इतने मार्क्स आए थे। फोर्थ स्टेप है शॉर्ट लिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़। अब इसमें मैं आपको बताऊँगा कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे शॉर्ट लिस्ट करनी है और कितनी यूनिवर्सिटीज़ पे आपको एप्लीकेशन फिल आउट करना चाहिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों, आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र लेटर्स हों, और फिर आपको, आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको नहीं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सीजीपीए। अगर आपके 3.5 से ऊपर हैं, तो कम से कम आपको 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपके 3 से कम हैं, तो आपको 15 से ज़्यादा ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। आगे जाके मैं ये बताऊँगा कि एक एप्लीकेशन कितने यूरो की होती है, और सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन फिर कितने, उसमें फ़र्क क्या आता है। अच्छा, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर या अप्रैल में। तो इसमें आपने, जैसे ये मंथ स्टार्ट हो जाएँगे, तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। मेरी स्क्रीन पे आप लिस्ट देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एप्रोप्रिएटली प्रिपेयर करने हैं। इसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।
इसके बाद आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन और सीवी प्रिपेयर करनी है। अब यहाँ याद रखें कि लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे आपका अच्छा खासा एक परसेंटेज बनती है जिस पे यूनिवर्सिटी एक डिसीजन लेती है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी करनी है। इसमें मेरी वीडियोज़ भी हैं, सीवी पे भी और मोटिवेशन पे भी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो ये इस पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह करके जो है ना आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ में। अब या तो आप यूनिवर्सिटी पोर्टल्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या तो अब रिसेंटली इन्होंने थर्ड पार्टी एक टूल है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है जिसको कहते हैं यूनी असिस्ट। ये वो यूनिवर्सिटीज़ इसमें तकरीबन 70 टू 80% यूनिवर्सिटीज़ अब इसमें आती हैं। ये एक थर्ड पार्टी टूल है जो इनिशियल असेसमेंट करता है, एलिजिबिलिटी को देखता है, बस बेसिक वो देख के आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देता है। अब मैं आपको आगे बताऊँगा कि टाइम कितना लगता है अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में करें या थर्ड पार्टी के थ्रू करें। इट डज़न्ट मैटर, आपको ऑफर लेटर चाहिए तो आगे जाके मैं आपको वो समझाऊँगा कि अगले महीने नवंबर में और मई में आपको क्या करना है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं नवंबर और मई में। तो सबसे पहले इसमें आपको फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी मुश्किल से ही कोई यूनिवर्सिटी माँगती है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी भी वो माँगे। आजकल हर यूनिवर्सिटी 99% जो है वो आपसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट माँग के वेरीफ़ाई करके वो आपको कर देती है। लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपसे फिज़िकल डॉक्यूमेंट अगर वो माँगे, तो पाकिस्तान पोस्ट, इंडिया पोस्ट, एमिरेट्स पोस्ट अगर दुबई में हैं, कहीं पे भी हैं, डीएचएल वगैरह के थ्रू आपको भिजवाना होगा। तो उसको पहले से प्रिपेयर कर लें, देख लें कि कितना कॉस्ट आती है, कितना टाइम लगता है, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एम्बेसी इंटरव्यू एम्बेसी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, कैसे उसका शेड्यूल होता है, वो ये है कि अगर आप इस्लामाबाद से हैं, मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है, इस्लामाबाद, कराची, दिल्ली, मुंबई, दुबई, कतर, सऊदी। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा रश होती है, तो ये सिर्फ़ साल में 2 बार ही खुलती है, वो मई में खुलती है और नवंबर में खुलती है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जैसे ही वो खुले तो उसका आपको अपॉइंटमेंट राइट अवे बुक करनी चाहिए। कोशिश करें कि 1-2 महीने पहले से देख लें, वीडियोज़ देख लें, सारा कुछ देख लें कि ताकि आप यूज़्ड टू हो जाएँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट बुक होने में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और टाइम निकल जाता है। इसके साथ-साथ आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर सकते हैं, उस पे मैं अपडेट कर दूँगा। जैसे ही ये बुकिंग खुलेगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा ताकि आप लोगों को अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए। अच्छा, इस्लामाबाद के लिए एक और ये है कि अगर किसी के 3.7 या 3.7 से ज़्यादा जीपीए है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं ऑफ़र लेटर के बाद, एडमिशन लेटर के बाद उनको फ़ौरन प्रेफ़रेंस मिलती है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकियों के लिए जो कराची, मुंबई, दिल्ली, दुबई, कतर वालों के लिए आपकी ये स्ट्रैटेजी होती है कि जो वर्किंग डे पे जर्मनी के जो वर्किंग डे हैं, उनके रात के 12 बजे मिडनाइट एक इनका जो एम्बेसी का अपॉइंटमेंट है वो खुल जाता है। तो आपको इंश्योर करना होता है, अगेन बहुत कम्पेटिटिव होता है, तो आपको इंश्योर करना होता है कि आप उस टाइम पे बैठ के ये अपॉइंटमेंट ले लें। अच्छा, नेक्स्ट अब हम डेडलाइन के करीब आते जा रहे हैं, तो दिसंबर और जून में हम बहुत ज़्यादा करीब आ जाएँगे डेडलाइन के। इसमें आपने ये करना होगा कि फाइनलाइज़ करना होगा, सबमिट एप्लीकेशन करनी होगी जो यूनिवर्सिटीज़ रह गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 में किया है, 5 में और करना है, तो दिस वुड बी अ गुड टाइम कि आपने अब इन चीज़ों को सीरियस लेके जो फाइनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। अप्लाई करने के साथ-साथ जो अगर आपने पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन दी हुई हैं, तो उनको फ़ॉलो-अप ईमेल करें यूनिवर्सिटीज़ को और उनसे पूछें कि इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए, कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट तो नहीं है। यूजुअली कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है और यूनिवर्सिटीज़ आपका प्रोसेस स्मूथली चल सकता है। अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करते हैं, मैं आगे भी बताऊँगा कि जनवरी में क्या करना है और जुलाई में क्या करना है। लेकिन अब तक अगर जो चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ, अगर आप ये करते हैं, तो आपका प्रोसेस बहुत स्मूथली चलेगा। अच्छा, अब फाइनली करीब हम आ रहे हैं जनवरी के और जुलाई के, जहाँ पर एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं। तो इसलिए आपने इंश्योर करना है कि अपनी ईमेल्स को रेगुलरली चेक करना है। स्पेशली बहुत स्टूडेंट्स अपनी जंक ईमेल मिस कर देते हैं, तो प्लीज़ इंश्योर करना है कि आप अपनी जंक ईमेल चेक करें। अच्छा, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ कि पहली एप्लीकेशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 10 से 15-20 एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। तो पहली एप्लीकेशन की आपके €75 फ़ीस होती है और सेकंड एप्लीकेशन के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस मतलब पहली के बाद आपके 30 ईच यूरो लगते हैं एप्लीकेशन पे। तो अगर आप 3 कर रहे हैं तो 100 अ, तो आपके 135 यूरोज़ लगेंगे, राइट? अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन जाती किससे हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, एक है थर्ड पार्टी टूल यूनी असिस्ट, और एक है डायरेक्ट पोर्टल। डायरेक्ट पोर्टल मतलब यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट करते हैं, तो इसमें क्विकली आ जाता है रिस्पॉन्स, फेयरली 3 से 8 हफ्ते लगते हैं।
कभी-कभी 3 से 4 हफ्ते में भी आ जाता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। अब यहाँ पर ये होता है कि ये 2 स्टेप का प्रोसेस है यूनि असिस्ट वाला। इसमें पहले वो थर्ड पार्टी के पास जाते हैं जिसमें 4 से 6 हफ्ते लेते हैं। आप ये मेनली इनिशियल असेसमेंट करते हैं जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, जो बेसिक क्राइटेरिया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर लिखा है कि जीपीए इतना होना चाहिए तो आपका इतना है, नहीं है, ठीक है जी, आपको हटा देंगे। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी को वो भेजते हैं क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, और वो फिर से दोबारा 3 से 5 हफ्ते लेती हैं। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये वाला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि आपको अपनी ईमेल्स रेगुलरली चेक करनी चाहिए इसमें, तो इंश्योर करें कि वो देखें आप लोग। अच्छा जी, चलें, फ़रवरी भी आ गया और अगस्त भी आ गया, तो इसमें अब आपको आहिस्ता-आहिस्ता एडमिशन ऑफ़र लेटर्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो इसके बाद आपने ये करना होगा कि आपने एनालाइज़ करना है और एक कोर्स सेलेक्ट करना है। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि रैंकिंग में मत जाएँ, क्योंकि जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं, तो रैंकिंग से ज़्यादा एरिया मैटर करता है, लोकेशन मैटर करती है। तो उस पे मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि लोकेशंस जर्मनी में कैसे मैटर करती हैं। इट विल हेल्प यू कि आप लोकेशन अप्रोप्रिएटली अपनी कोर्स के मुताबिक सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको फ़रवरी अगस्त तक आपको ने अगर अर्ली अपॉइंटमेंट बुक की हुई है, तो आपको ईमेल आ जानी चाहिए। कंसिडरिंग आपको इन 2 महीनों में फ़रवरी में, अगस्त में जो भी आपका इनटेक है उस हिसाब से अगर आपको ईमेल आ गई है, तो आपकी ईमेल में आपको 7 दिन दिए जाते हैं एम्बेसी की तरफ से कि आपको एक कन्फर्मेशन अ करनी है। तो जो आपको ईमेल आएगी उसमें आपके 7 दिन के अंदर-अंदर आपको वो ईमेल को कन्फर्म करना है, वरना आपकी अपॉइंटमेंट निकल जाएगी। तो प्लीज़ इसमें अपना जंक अगेन, मतलब पिछले 2-3 महीने जो मैंने बताए ना, इसमें आपने अपनी ईमेल्स करेक्टली देखनी पड़ेगी। इसके बाद आप अपने स्टडी वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जर्मनी में, जहाँ पर आपकी अकोमोडेशन, घर, हाउसिंग जिसे कहते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कैफेटेरियाज़ होते हैं, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस में, आपकी काउंसलिंग में, आपकी सोशल सपोर्ट में, आपके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में, खेलने में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये एक ऐसा इदारा है जो कि आपको हर चीज़ में हेल्प करता है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मार्च और सितंबर में आपने जो करना है सबसे इम्पोर्टेंट वो है बैंक अकाउंट ओपन करना है। इसकी वीडियो और हेल्थ इंश्योरेंस भी लेनी है। इसकी वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में है, ये आप देख लेना, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब ये खोलना कहाँ पर है, ये 3 जर्मनी के आप कह लें बैंक्स होते हैं, और ऑथराइज्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, एक्सपेट्रियो, फिनटेबा और कोरैकल होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग कोरैकल यूज़ करते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके इसको साइन अप करेंगे तो आपको 10 यूरो भी मिल सकते हैं, लेकिन आप बाकियों का भी कर सकते हैं, सारे अच्छे हैं। इसके बाद कंट्रीब्यूशन फ़ीस, बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं जर्मनी में स्टडीज़ फ्री हैं, फ्री तो हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन फ़ीस 250-300 यूरो जो है वो लगते हैं, जो कि आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस जो ट्रांसपोर्टेशन कार्ड हैं उसमें भी काम आ जाते हैं, और उसके बाद आप एनरोल हो जाते हैं। इसके बाद आपने जो ब्लॉक अकाउंट खुलाया होता है उसमें आपने ये पैसे डालने होते हैं, जो कि 2025 के लिए 11,904 पाउंड्स हैं। ये आपने डिपॉज़िट करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टिप दे दूँ कि आप तब तक डिपॉज़िट ना करवाएँ, कोशिश करें जब तक आपको ऑफ़र लेटर एडमिशन लेटर और आपको 2 चीज़ें, एक एडमिशन लेटर और एक अपॉइंटमेंट ना हो जाए, तो उससे पहले ना करवाएँ, उसके बाद करवाएँ। बेसिकली ये अमाउंट आपकी इसलिए एक ब्लॉक अकाउंट कहा जाता है, जिसमें आपको हर महीने 992 यूरोज़ वापस मिलते हैं, तकरीबन 1000 यूरो आपको वापस मिलते हैं, जो कि आपके खर्चे के लिए, आपके रेंट के लिए, आपके खाने-पीने के लिए, लिविंग एक्सपेंस के लिए आपको दिए जाते हैं। तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट आके वहाँ पर कोई इल्लीगल काम ना करे, उसको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद आपने प्रिपेयर करने हैं अपने वीज़े के रिक्वायरमेंट्स को। इसकी पूरी चेकलिस्ट मेरी डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आपको वीज़ा की रिक्वायर्ड चेकलिस्ट होगी, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अब मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है जी। अब और उसके बाद मुझे वीज़ा इंटरव्यू के लिए क्या जाना है। अब ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, शायद आ जाए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा लगा दूँ। या आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि मोटे-मोटे 10 से 15 सवाल ही वो पूछता है, जिस पे आपको फ़ोकस रखना है। तो इसकी भी जो 15 क्वेश्चन की पीडीएफ है, वो मेरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि सारी पीडीएफ्स बना के लिंक्स उसको डिस्क्रिप्शन में कर दूँ, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप प्रोसेस है, तो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए जितना पीडीएफ बना के जितने आसानी मैं कर सकूँ उतना करूँ। तो चलें अगले महीनों में चलते हैं। अच्छा, अब फाइनल मंथ अप्रैल और अक्टूबर, अब क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब क्या करना है, तो यहाँ पर आपने प्रेफरेबली हाउसिंग अपनी बुक करनी है। प्राइवेट हाउसिंग देख लें, या ऑनलाइन और देख लें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं।
मेरी स्क्रीन पे इस वेबसाइट्स आ रही होंगी जहाँ पर आप जर्मनी में घर अपना देख सकते हैं। उसके बाद आपका वीज़ा आ गया होगा, तो अब आपने प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि परदेस में जा रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके जानी है, सिर्फ़ गिनी-चुनी चीज़ें लेके जानी होती है और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके जानी है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक चेकलिस्ट बनाई है, वो चेकलिस्ट डिस्क्रिप्शन में होगी, तो उसको लेके आपने इंश्योर करना है कि वो आप लोग चीज़ें लेके जाएँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती, तो फिर क्या है और कितने पैसे ज़ाया होंगे? तो अमूमन तौर पे 200 यूरो से 300 यूरोज़ ही ज़ाया होते हैं अगर आपको अपॉइंटमेंट ना मिले। लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट थोड़ी-सी लेट मिले तो यूनिवर्सिटीज़ कुछ अकोमोडेट कर लेती है। जैसे अगर आप इस सेमेस्टर में आ रहे हैं तो मई तक आपका वेट कर लेंगी और ये वाले जो हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका नवंबर तक वेट कर लेंगी। यूजुअली वो समझते हैं कि अपॉइंटमेंट्स का मसला चल रहा है कुछ कंट्रीज़ से। अब तो बात हो गई कि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास फिर से 2 ऑप्शन हैं। एक तो डोंट गिव अप, अप्लाई अगेन। आपका ब्लॉक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है, कोई जो पैसे वो सेफ हैं। या तो ये है या दूसरा सिनेरियो ये है कि आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं पैसे वापस माँग दें, तो आपको पैसे वापस मिल जाएँगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप दोबारा से अप्लाई करें सारी यूनिवर्सिटीज़ में, अगेन इसमें भी सेम लॉस है, 200 से 300 का लॉस होगा। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था 75 यूरोज़ पहली एप्लीकेशन की फ़ीस होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी आपने करने हैं उसके बाद फॉलोइंग जो है वो 30 यूरोज़ पर होते हैं पर एप्लीकेशन फ़ीस। तो खाली वो ज़ाया होंगे। लेकिन आई वुडेंट सजेस्ट कि आप जो है वो गिव अप करें, आप एप्लीकेशन अप्लाई करें। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें, मुझसे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेक श्योर करें कि सस इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेक श्योर करें कि आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे इंस्टाग्राम को, मेरे यूट्यूब को। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।